वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1892 के चार्टर एक्ट को पढ़ने का काम किया, जिसमें 1892 के चार्टर एक्ट में अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इलेक्टोरल कंडीशंस थी उसको जाना। साथ ही साथ 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किए भारतीयों को, चाहे वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, भारतीयों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ और जो भी डिफरेंट टाइप के प्रावधान किए गए भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में, तो उसको हम लोगों ने जाना। जो अगला वीडियो है यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 कहा जाता है, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह होती है कि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट था या 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके पारित होने के कारण क्या थे, यानी कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने 1909 के चार्टर एक्ट को लाने का काम ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। इसके पहले हम लोगों ने जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, तो उस समय से लेके पिछला वीडियो आप देखिएगा, तो जैसे जैसे जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास हुए हैं उसको हमने पिछले क्रम में वीडियो बनाया है सीक्वेंस में, तो प्ले लिस्ट में क्या वीडियो ऐड है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए, जैसे 1773 का चार्टर एक्ट हुआ, 1781 का जो बंगाल सेटलमेंट एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या प्रावधान थे। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट और फिर 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1857 में जो आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट हुआ, यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, मूवमेंट था, रिवोल्यूशन था, एक क्रांति थी जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला के रख दी। बाद में चल के ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र में भारत में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किए गए। जो भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी रही, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल पॉलिसी रही, उसमें बड़े पैमाने पे चेंजेस किए गए। उसके बाद 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, उस समय से जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास का क्रम है वह काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा। फिर 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और फिर ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए, इसके मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं कि मार्ले जो 1905 में इंडिया सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था, पता है आप लोगों को कि 1858 में एक इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। 1858 में जब महारानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था, तो इस इंडिया सेक्रेटरी ऑफिस बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऑफिस, जिसे भारत सचिव कहा जाता था। यह 15 सदस्यीय था भारत सचिव, और ब्रिटेन का हमें लगता है जो कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी होता था वो इसका हेड हुआ करता था। उसी की देख रेख में क्या होता था, भारत में जो वायसराय होता था, वायसराय और जो भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी उनको लेके आंदोलन हुए। देखिए, तो इसके पारित होने के कारण जो रहे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो पारित होने के कारणों में देखिए पहला दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1892 के एक्ट की आलोचना। ठीक है, पहला था कि जो 1892 का भारत शासन अधिनियम या जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, यह पारित किया गया था। कांग्रेस में इसकी आलोचना बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में
चूँकि कांग्रेस का जो मॉडरेट क्लास था, जिसे नरम दल कहते हैं, यह नरम दल जिसमें दादा भाई नौरोजी, दिन साहब वाचा, ठीक है, फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत से ऐसे लीडर्स थे, फिरोज शाह मेहता, जो जिनका ये मानना था कि भारत में स्पेशली रूप से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो सेंट्रल या जिसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। और इनका ये मानना था कि हम याचिकाओं के द्वारा, पिटिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार से हम आग्रह करेंगे और पिटिशन दिया जाएगा असेंबलीज में जाके, जिससे ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को मांग लेगी और आगे चल के क्या करेगी, धीरे धीरे भारतीयों को भी प्रशासन में, और फिर प्रशासन के साथ साथ जो भी कानून निर्माण से संबंधित जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करने की या भाग लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सौंपेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम, एक समझिए कि एक लालच टाइप का थोड़े बहुत देके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड कर लेती। उसी समय कांग्रेस में, चूँकि पता है आप लोगों को 1857 के बाद, जो 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष रहा, इसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव को बहुत ही मजबूत किया। वैसे तो यह असफल रहा 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, लेकिन इसकी असफलता में ही इसकी सफलता छिपी हुई थी, ठीक है। क्योंकि ऐसा रहा कि इसने क्या किया, भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, जो एजुकेटेड क्लास थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, जो बौद्धिक वर्ग था भारत का, क्योंकि इस समय अगर देखें तो 19th सेंचुरी यानी 1800 आफ्टर 19th सेंचुरी के हाफ डिकेड्स तक आते आते एक बहुत बड़ी संख्या में हायर मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास के जो बच्चे रहे, यानी कि जो इनके लोग, जो इनके बच्चे रहे, स्पेशली रूप से स्टूडेंट्स इंडिया के, या लंदन में और भी अमेरिका और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली रूप से लंदन में जो लॉ की डिग्री थी, ठीक है, जो बैरिस्टर की डिग्री थी, इसे लेने की होड़ लग गई। और भारत का एक बहुत ही हायर मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, लंदन जा के और भी बहुत देशों से क्या किया, बैरिस्ट्री करने का काम किया। लॉ का क्रेज़ था उस समय। और जब वहाँ से एजुकेटेड इंडियंस इंडिया आए तो वहाँ की कंडीशन को, जो 10-10 साल रह के, 5-5 साल रह के विदेशों में, इंग्लैंड में, यूरोप में आए थे, तो वहाँ की कंडीशन को जब देखा और जब इंडिया की कंडीशन को देखा, वहाँ की ब्रिटिश सरकार की नीति और यहाँ की नीति को, तो क्या हुआ, चूँकि एजुकेटेड क्लास थे तो हर चीज़ जानते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करना स्टार्ट किया, प्रोटेक्शन करना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1850 के बाद यानी 1815 आफ्टर ये हुए कि इंडिया में लार्ज स्केल पे क्या बने, ऑर्गेनाइजेशन बने। और इन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रहा कि जिसमें 1851 में एक मद्रास महाजन सभा बनी, ऐसे करके 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया बंगाल में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन बनाने का काम किया। ऐसे चल के बहुत सी संस्थाएं बनी। और इस समय जो एजुकेटेड क्लास का एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, इसकी एक फ्लड आ गई। और इसको देखते ही देखते 1885 के आसपास क्या बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक रिटायर्ड यूनाइटेड प्रोविंसेस के, उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड सेक्रेटरी थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जिनका नाम था एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम थे, ऑक्टेनियन उनका ह्यूम नाम था। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने का काम किया, मुंबई में हुआ, ठीक है, और WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। ऐसे अपना चलता रहा, जगह जगह, बॉम्बे में हुआ, कलकत्ता में हुआ, मद्रास में हुआ, ऐसे ऐसे अपना इलाहाबाद में सेशन इसके हुए। तो हम उतना नहीं जानते। तो और ख़ास करके जब 1892 का चार्टर एक्ट पास किया गया, तो ये जो क्लास एक इमर्ज होके आ रहा था, इसमें जो वैसे क्लास थे जो ये चाहते थे कि अपोज किया जाए, मूवमेंट किया जाए, क्योंकि जो पिटिशन की पॉलिसी है या सक्सेस नहीं है, ब्रिटिश सरकार क्या करे, बस देख ले रही, इसको साइड कर दे रही। तो इनमें
लाल बाल पाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो ये कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे और इन्हीं के द्वारा 1892 के चार्टर एक्ट की आलोचना की गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव भी डाला गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार को लाने में सफलता मिली। दूसरा देखिए, प्रबुद्ध वर्ग का अंग्रेजों की नीति से असहमति होना, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि विदेशों से पढ़े लिखे बहुत से भारतीय आए थे जो ब्रिटिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, कल्चरल पॉलिसी को लेके काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि यूरोप की जो कंडीशन थी और जो इंडिया की कंडीशन को इन्होंने बना के रखा था उससे उनमें इन्हें काफ़ी डिफरेंट दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि ये लग रहा था कि ये भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसी से ये काफ़ी नाराज़ थे। इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, बौद्धिक वर्ग था या प्रबुद्ध वर्ग था, ठीक है, तो ये भी एक दबाव था 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार लाने का। तीसरा देखिए, थर्ड है भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका, जब एजुकेटेड क्लास आए तो इन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग की, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लाला लाजपत राय भी न्यूज़पेपर निकालते थे, फिर बाल गंगाधर तिलक भी निकालते थे, केसरी, मराठा, ठीक है। बंगाल से आपके इस समय 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही बड़े पैमाने पे समाचार पत्रों बंगाली लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश में भी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी रहा, महाराष्ट्र में भी रहा, चेन्नई में भी रहा, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका रही। इसमें ये रहा कि इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया, साथ ही साथ इंटरनेशनल मूवमेंट को भी एक ऑर्गेनाइज करने का काम किया। और इसी का रिजल्ट रहा कि 1878 के आसपास लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया और इस प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन ने क्या किया, जो लोकल वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे उन पे रिस्ट्रिक्शन का काम किया, ठीक है। अब देखिए, तो भारतीय समाचार बाद में चल के जब रिपन आया तो 1882 के आसपास इसने क्या किया, जो लॉर्ड लिटन का 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको हटाने का काम किया और भारतीय समाचार पत्रों को छूट दी गई। नहीं तो उसके बाद से क्या होता था, जो भारतीय समाचार पत्र अगर प्रिंट होते थे लोकल लैंग्वेज में तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था उसको देखने का काम करता था, कहीं उसमें अंग्रेज़ों की आलोचना तो नहीं की गई या ब्रिटिश सरकार की आलोचना तो नहीं की गई है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो है लॉर्ड कर्जन की अलोकप्रिय नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन की जो अलोकप्रिय नीतियाँ थी, पता ही है आपको, लॉर्ड कर्जन जब आया 1899 में और 1905 तक रहा, तो लॉर्ड कर्जन की बहुत सी ऐसी पॉलिसी रही जिसमें सबसे बड़ा उसका जो लॉर्ड लिटन का बड़े पैमाने पे अपोज हुआ था वो था 1905 का बंगाल विभाजन, जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसको लेके बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चला था, ठीक है। और धीरे धीरे इसने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। तो स्वदेशी आंदोलन को जन्म देने वाला लॉर्ड कर्जन ही था। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में एक एक्ट लाया था जिसे यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कहा जाता है। पता है आप लोगों को 1856 यानी 1854 का जो वुड्स डिस्पेच था, जिसे इंडियन एजुकेशन में मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है, ठीक है, इसकी ही तर्ज पे एक तो प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया गया, जिसके तहत 1856 में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया और इस यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का काम किया गया। और यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, देखते हो आप लोग कि ये क्या होती है, एक फ्री अथॉरिटी होती है, एक फ्री बॉडी होती है। तो जिनकी जो सिंडिकेट होती है, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ये क्या करती है, स्वतंत्र होकर, किसी का प्रेशर नहीं रहता, गवर्नमेंट के तो कंट्रोल में रहते हैं लेकिन लाइटली लेवल पे रहते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा पावर रहता है। तो 1902 के यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ला के लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, विश्वविद्यालयों की जो स्वतंत्रता थी उसको ब्रेक करने का काम किया, जिसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, ठीक है। तो और भी बहुत से लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी रही जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध हुआ, जिसको भारतीयों में विरोध को कम करने के लिए 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या पार्लियामेंटरी रिफॉर्म पारित किया गया। देखिए, पांचवा है सरकारी गुप्त अधिनियम। एक
गवर्नमेंटेड सीक्रेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के तहत ये था कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा एक गुप्त आपका एक्ट लाया गया था, ठीक है, जिसको किसी को पता नहीं था। इसमें यह था क्योंकि इस समय इंडिया में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, यह काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर का जो पॉपुलैरिटी थी और जो मूवमेंट हो रहे थे, स्पेशली जैसे बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट, तो इसको लेके इन सब और स्पेशली रूप से यह एक्ट लाया गया था जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये रहा, ये भी एक कारण बना 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के लिए। अब देखिए छठा है भारतीय सैनिकों के प्रति गलत नीति, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की स्टार्टिंग से ही हमेशा भारतीय सैनिकों के प्रति क्या रही, पॉलिसी ही गलत रही, इनकी मंशा ही गलत रही। पहला ये था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, एक तो इनको सूबेदार से अधिक, चाहे वह कितने सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हों, लेकिन सूबेदार के पद से इन्हें अधिक पोस्ट नहीं दिया जाता था, जबकि उनके बाद का आया हुआ इंग्लैंड से एक रंगरूट कि इनका सीनियर हो जाता, और साथ ही साथ सैलरी भी काफ़ी कम दी जाती थी। और सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जो भारतीयों की नियुक्ति होती थी भारतीय सैनिकों की, वह स्पेशली रूप से बॉर्डर एरिया में होते थे, फ्रंटियर एरिया में होते थे, ठीक है, सीमांत एरिया में होते थे। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे, इनकी नियुक्ति इंडिया के इंटीरियर पार्ट में की जाती थी। तो भारतीय सैनिकों की जो असंतुष्टि का कारण था, ये भी एक रहा, ठीक है। तो चूँकि इसकी भी कमियों को कुछ दूर करना था, बार बार प्रेशर पड़ रहा था। फिर देखिए सातवां दिया है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस। 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट लाने के पीछे भारतीयों को सहूलियत दी जानी थी, इसके लिए इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस भी रिस्पॉन्सिबल थी। इसका ये कारण था कि 1896-97 के बीच में अबसीनिया जैसे एक छोटे से देश ने क्या किया, इटली को डिफीट कर दिया। इसी तरह 1900 से लेकर 1905 के बीच जापान जैसे एक छोटे देश ने रशियन एम्पायर को डिफीट करने का काम किया, जिससे भारतीयों के अंदर क्या हुआ, इनके अंदर एक जिज्ञासा हुई, एक प्रोत्साहन जगा कि हम भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को इंडिया से बायकॉट कर सकते हैं। तो भारतीयों को कुछ लालच देने के लिए, ठीक है, कि हमारा प्रतिरोध कम हो, विरोध कम हो, इसके लिए 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। अब देखिए मैंने 1996-1900 के अकाल का भी दिया था, फेमिन जब आया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज़ थी, इन पॉलिसीज़ की वजह से लंबे समय से, स्पेशल से 1870 के डिकेड से ही इंडिया में बड़े बड़े फेमिन पड़े, ठीक है, जिसमें एक 1896 से 1900 के आसपास डेक्कन में जो फेमिन पड़ा था, बहुत लाखों में लोग मारे गए, जिसका असर ये रहा। और ब्रिटिश सरकार ने जो भी रिलीफ यहाँ पे भेजा, वहाँ पे पुणे का एक प्लेग कमिश्नर था, ठीक है, प्लेग और फेमिन बहुत सी एपिडेमिक्स आई, तो जिसका उसने क्या किया, जो भी रिलीफ था वह इंडियंस तक पहुँचने नहीं दिया, जिसके अपोज में चापेकर बंधुओं ने जो पुणे का प्लेग कमिश्नर रैंडोस था उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। यह फर्स्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एग्जाम्पल इंडिया में मिलता, तो ये भी कारण था, ठीक है। खास करके अकाल के प्रति इंडिया में बार बार ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी थी कि स्पेशली रूप से कमर्शियल क्रॉप्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोट करती थी, फूड ग्रेन्स पे कम फोकस करती थी, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार या पार्लियामेंटो एक्ट लाने का कारण, वो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया जाना, ठीक है। ये भी बार बार इंडियन लीडर्स के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर्स थे, चाहे वह एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो या वह मॉडरेट लीडर हो, इनके द्वारा बार बार ये डिमांड की जा रही थी कि भारत का जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय मेंबर की नियुक्ति की जाए,
किसी भारतीय मेंबर्स की सदस्य की नियुक्ति हो, और साथ ही साथ जो लंदन में बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत परिषद और उसकी जो काउंसिल थी उसमें भी ये मांग उठ रही थी कि इसमें भी भारतीयों को स्थान दिया जाए, जिसको लेके दबाव पड़ने पे आगे चल के केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव की जो 15 सदस्यीय कमेटी थी उसमें स्थान दिया गया, और एस के सिन्हा को क्या किया गया, या गवर्नर जनरल या वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाने का काम किया गया। तो ये रहा 1909 के पार्लियामेंटो सुधार एक्ट के पारित होने के कारण। अब देखिए 1909 के एक्ट के हम प्रावधानों पे चर्चा कर लेते हैं, यानी कि 1909 के एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए, जो कानून ले आया गया वो क्या थे। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया 1909 के जो पार्लियामेंटो सुधार था, इसके तहत पहला था कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था, ठीक है, इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। एक तो उसमें नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल यानी कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की बढ़ोतरी की गई, उनका मेंबर्स की इंक्रीजिंग की गई, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, चाहे सेंट्रल प्रोविंसेस हो, यूनाइटेड प्रोविंसेस हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो, बंगाल हो, असम हो, तो इनमें क्या किया गया, चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें सबसे बड़ा ये काम रहा, चाहे वह सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें जो नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सदस्यता को बढ़ाया गया, लेकिन उसमें जो एक कमी की गई, सबसे कमी ये थी कि जो नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी संख्या कम रखी गई, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या अधिक रखी गई, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को यानी कि जो स्टेट असेंबली थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें ये था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उनकी अपॉइंटिंग स्टेट में गवर्नर करता था, और सेंट्रल में क्या करता था, गवर्नर जनरल या वायसराय करने का काम करता था। तो देखिए सबसे पहले हम सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सप्लेन कर लिया जाएगा लॉकल लेवल पे। तो इसमें देखिए पहला है सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यों की संख्या बढ़ा के 69 कर दी गई, ठीक है, जिसमें से 37 मेंबर्स ऑफिशियल होते थे सरकारी, और 32 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल होते थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 37 मेंबर्स, टोटल 69 कर दिया गया। इसके पहले कम था 37 ऑफिशियल मेंबर्स थे सरकारी सदस्य, और 32 नॉन ऑफिशियल थे यानी गैर सरकारी सदस्य। इनमें जो 37 थे, इनमें से 9 जो होते थे, 9 एक गवर्नर जनरल खुद होता था, फिर उसकी काउंसिल के जो 8 मेंबर्स होते थे, इसमें देखिए गवर्नर जनरल एक खुद था, प्लस 3 सिंपल मेंबर्स थे, साधारण सदस्य थे, जो बहुत पहले से चले आ रहे थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से टाइम से ही, ठीक है। फिर उसके बाद एक पीडब्ल्यूडी, जो 1853 में पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना था इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, उसका एक मेंबर्स होता था सीपीडब्ल्यूडी का, ठीक है, क्योंकि स्टेट में पीडब्ल्यूडी भी होते थे, तो सीपीडब्ल्यूडी का होता था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, प्लस एक फाइनेंस एक्सपर्ट होता था, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर या जिसे वित्त के मामलों में अधिक जानकारी हो, वित्तीय से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित। एक था एडवोकेट जनरल होता था, जो भारत सरकार का वकील होता था, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। फिर एक मेंबर्स था, 1 मेंबर्स होता था, जिस प्रोविंसेस में गवर्नर जनरल हिज काउंसिल की मीटिंग होती थी, उस स्टेट का जो गवर्नर होता था वह उसका क्या होता था, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता, यानी कि जिसमें मीटिंग होती थी वह स्पेशल मेंबर के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करने का काम उसी स्टेट का गवर्नर करता था। तो देखिए गवर्नर जनरल 3 सिंपल मेंबर्स, 4 हो गए, 1 पीडब्ल्यूडी, 5 1 फाइनेंस एक्सपर्ट, 6 एडवोकेट जनरल, 7 प्लस 1 जिस स्टेट में मीटिंग हो रही हो वहाँ का गवर्नर जनरल मेंबर होता था, तो सीधे 8 हो गए, 9 टोटल 9 हो गया, ठीक है।
अब देखिए जो 37 में से 9 मेंबर्स ये रहे, ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, फिर 37 में से जो 28 ऑफिशियल मेंबर्स बचे सरकारी सदस्य, उनको गवर्नर जनरल क्या करता था, उनको नॉमिनेट करने का काम करता था। ठीक है, उनको गवर्नर जनरल क्या करता था, देखिए तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या अधिक रही, 28 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल। अब देखिए नॉन ऑफिशियल जो 27 मेंबर्स थे, ठीक है, इनमें देखिए नॉन ऑफिशियल में से 27 जो मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, नॉन जो गैर सरकारी थे, इनमें से 27 में से 27 मेंबर्स इलेक्टेड होते थे 32 में से, और उसके बाद 5 मेंबर्स जो होते थे या नॉमिनेटेड होते थे, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल होते थे, यानी कि नामित गैर सरकारी सदस्य होते थे जो गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किए जाते। अब इस 27 को एक्सप्लेन कर रहा है। 27 को देखिए कहाँ कहाँ से नॉमिनेटेड होते थे, तो इनमें देखिए 20 जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, 27 इलेक्टेड, यानी 27 में से क्या होते थे, सिर्फ 5 ही क्या होते थे, 32 नॉन ऑफिशियल थे। इस 32 नॉन ऑफिशियल में 27 तो इलेक्टेड होते थे और 5 मेंबर्स गवर्नर जनरल के द्वारा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड होते थे। अब 27 जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ये कहाँ से आते थे, इनमें देखिए 13 जो थे या इनके लिए स्पेशल जनरल इलेक्टोरेट होता था, यानी जो स्टेट प्रोविंशियल या जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स होते थे अपने में से ही इलेक्ट करके इन 27 मेंबर्स 13 मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप देखिए इनमें से और जो 8 मेंबर्स होते थे, या एक बंगाल से आता था, एक मद्रास, 8 मेंबर्स 2 बंगाल से, 2 मद्रास से, 2 बॉम्बे, 2 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आते थे जो आज पंजाब अफगानिस्तान के साइड में पड़ता है। ठीक है, तो 4 हो गया, 4 टू 8, तो 8 मेंबर्स ये हो गए। और जो 5 अदर मेंबर्स थे, एक बिहार से आता था, ठीक है, एक असम से आता था, एक सेंट्रल प्रोविंस से आता था और एक बर्मा से आता था। बर्मा भी उस समय भारत का एक प्रोविंसेस था। बाद में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या 5 मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे और इनसे बंगाल बॉम्बे 2 मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे, तो 8 और 5 13 और 13 26 और एक स्टेट का, और फिर 27 हो गए। और हमें लगता है एक कहीं और गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, वह या तो नॉमिनेट होता होगा या जो भी हो एंग्लो इंडियन होता हो। तो 27 मेंबर्स टोटल आते थे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंक्रीजिंग की है। इसमें देखिए मद्रास रहा, बंगाल रहा, बॉम्बे रहा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रहे, यूनाइटेड प्रोविंस रहे, सेंट्रल प्रोविंस रहे, असम रहा, बर्मा रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जैसे अगर हम एग्जांपल दे तो बंगाल, मद्रास, और जो इसमें हमें 52 के आसपास मैंने मेंबर्स बताया था, ऐसे करके वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर रखे गए, यानी कि मेंबर्स की नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर्स को क्या किया गया, इंक्रीज करने का काम किया गया था इस एक्ट के द्वारा। ओके, तो इनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बंगाल था, बंगाल में स्पेशली मद्रास, बम्बई और सेंट्रल प्रोविंस में 52 मेंबर्स थे। बंगाल में 41 मेंबर्स, 6 मेंबर्स बर्मा से थे, 41 पूर्वी बंगाल असम से हुआ करते थे, और फिर पंजाब से 25। तो ऐसे करके मेंबर्स की संख्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंक्रीज करने का काम किया गया। जैसे इसमें हुआ वैसे उसका भी है, लेकिन अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे जैसे पंजाब में 25 रहे, उसके पहले कम थे, 25 कर दिया गया। मद्रास,
यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे में आपका 52 के आसपास है। ऐसे करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स को इंक्रीज किया गया। इसका मेन मोटो ये था कि भारतीयों का जो प्रतिरोध है इन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करके, शामिल करके, चाहे वह सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें भारतीयों को शामिल करके स्पेसिफिक रूप से जो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी मेजॉरिटी रखी गई। तो उनको स्टेट में गवर्नर नॉमिनेट करने का काम करता था और और सेंट्रल में आपका गवर्नर जनरल नॉमिनेट करने का काम करता था। और चूँकि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको कम किया गया, लेकिन अभी भी जो स्टेट में गवर्नर को वीटो पावर था और सेंट्रल में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल या जो भी जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसके डिसीजन के अगेंस्ट वीटो कर सकते थे, गवर्नर स्टेट में और सेंट्रल में गवर्नर जनरल आर वायसराय। अब देखिए जो सेकेंड जो प्रोविज़न लाया गया, सेकेंड प्रोविज़न में ये था कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था की गई। यानी दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अगर भारतीयों को कुछ दे रही है तो दूसरी तरफ से वो क्या कर रही है, इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इसमें सबसे मोस्ट रहा 1909 के पार्लियामेंटो सुधार एक्ट में जो प्रोविज़न किए गए थे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1947 में इंडिया पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, इसमें ये था कि कुछ सीटें मुस्लिम, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हो गए, बंगाल हो गया, तो इसमें मुस्लिमों के लिए क्या किया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में इनके लिए सीटें रिजर्व की गई, स्पेशल सीटें रिजर्व की गई, जिसमें ये था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेशली जो मुस्लिम होंगे, एक तो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और साथ ही साथ जो मुस्लिम मेंबर्स वोटर्स होंगे वही वोट करेंगे, बाकी को वोटिंग पावर विड्रा कर लिया गया। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद 1932 में एक कम्युनल अवार्ड लाया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि जो कम्युनल अवार्ड लाया, इसके तहत इंडिया की जो सप्रेस क्लास है, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जिसको लेके महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अंबेडकर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 47 के आसपास सीट रिजर्वेशन का अथॉरिटी दी और प्रोविंशियल में वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट देने की बात कही, तब जाके पूना पैक्ट हुआ, जिससे एक खतरा और टल गया, यानी कि सप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके लिए देखिए आज भी टोटल ऑल ओवर इंडिया में 84 सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, जहाँ से सिर्फ एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ही इलेक्शन में क्या होते हैं। जैसे यूपी में 17 सीट है, 17 में देखिए जैसे मछली शहर हो गया, बांसगांव हो गया, बाराबंकी हो गया, बहराइच हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर, ये सब सीटें ऐसी हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें। ठीक है, यहाँ से वनली एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोटिंग पावर सबको है। और सेपरेट इलेक्टोरेट में होता था कि सिर्फ उसी कास्ट या उसी जो रिलीजन होता था उसी का कैंडिडेट और उसी के वोटर्स होते थे सबसे, और जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया, इंडिया का पार्टीशन स्पेशल। तो सबसे भारत के लिए जो 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार था, यह भारत के विभाजन का एक कारण बना। अब तीसरा देखिए, जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहा, इसके प्रोविज़न में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था वह यह था भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रारंभ। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति दोनों का प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ पे जो इलेक्टेड सेंट्रल में जो इलेक्टेड मेंबर्स आते थे 27, ये क्या होते थे, जिनको एटलीस्ट आपको जो 50,000 एनुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करते थे,
उन्हीं को वोटिंग पावर था। जिनमें बहुत बड़े जमींदार आते थे, वैसे जो बिजनेसमैन आते थे, उन्हीं को वो क्या करते थे, अपने में से किसी मेंबर्स को इलेक्ट करके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते थे, और वहाँ से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स अपने से इलेक्ट करके, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि बिहार से एक, असम से एक, सेंट्रल प्रोविंसेस से एक, बर्मा से, ये बंगाल, मद्रास, जो बड़े प्रोविंसेस थे वहाँ से दो भेजे जाते थे। तो ऐसे थे, यानी वोटिंग पावर काफ़ी लिमिट्स था। तो इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम और डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम दोनों को अप्लाई करने का काम किया गया इसी एक्ट के द्वारा भारत में। अब देखिए अगला जो है, मतदाताओं के लिए अहर्ताएँ नियुक्त की गई कि जो वोटर्स होंगे उनकी अथॉरिटी क्या होगी, कितना, मतलब तो वही था कि वोटर्स वो होंगे, अभी मैंने बताया जो 1500 वो करते थे, 15,000 एनुअली जो टैक्स पे करते थे उनको वोटिंग पावर था, तो अपना वोटिंग देते थे उसी के हिसाब से अपना। फिर ये था कि महिलाओं को अलग रखा गया, बच्चों को अलग रखा गया, 21 ईयर्स एक बॉर्डर रखा गया कि जो 21 साल के होंगे वही वोट कर सकेंगे, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब से निकाला हुआ कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई देश निकाला, जैसे ब्रिटिश पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा क्या होता था कि काला पानी की सज़ा दी जाती थी, अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। तो इसमें स्पेशल रूप से इंडियंस को टारगेट किया गया कि भारतीयों को कैसे क्या किया जाए, इनसे दूर रखा जाए। तो ये मतदाताओं के लिए जो अहर्ताएँ थी, ये भी थोड़ी भारतीयों के लिए काफ़ी, क्योंकि महिलाओं को एक तो वोटर से वंचित रखा गया, ठीक है, जिस इक्वलिटी की बात की जा रही थी उससे साइड किया गया। फिर जो वोटिंग अथॉरिटी थी वह काफ़ी हाई थी, जो टैक्स पेयर थे, यानी जो 15,000 एनुअली टैक्स पे करते थे उन्हीं को वोटिंग पावर था। बच्चों को दूर रखा गया, 21 ईयर्स को फिक्स कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी रही जो इंडियंस के फेवर में नहीं थी। फिर पांचवा देखिए जो प्रोविज़न था 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट का, उनमें यह था कि परिषदों में सदस्यों पे को जो बजट पर बहस करने का अधिकार था वो दिया गया, इसके पहले नहीं था, ठीक है। बजट पे डिस्कशन का पावर नहीं था। जो 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत से प्रश्न पूछ सकते थे, एक बार प्रश्न पूछे तो फिर से दोबारा प्रश्न पूछने, यानी कि उसका जो प्रत्युत्तर होता है, री आंसर होता है, उस करने का पावर नहीं था। लेकिन इसमें परिषदों में, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें क्या किया गया, सदस्य जो मेंबर्स होते थे इनको जब बजट पास होता था या किसी भी मैटर पे, तो उस पर डिस्कशन का पावर दिया गया। और साथ ही साथ जो जनहित के मुद्दे थे, यानी कि जनता से समझ, जिसे PIL कहते हैं, ठीक है, तो PIL से संबंधित मैटर्स को भी क्या किया गया, उस पर उस मिनिस्टर से जो होता था उससे प्रश्न पूछने का अधिकार था, या गवर्नर जनरल जो भी होता था उससे जनहित के विषय में एक तो प्रश्न पूछ सकते थे और साथ ही साथ पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। लेकिन पूरक प्रश्न वही पूछ सकते थे जिसने क्या किया है, जिस व्यक्ति ने क्या प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन किया है वही क्या करता था, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता था। इसके लिए 15 दिन पूर्व गवर्नर जनरल को सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में और स्टेट में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर को 15 दिन पहले इसके लिए क्या करना पड़ता था, सूचित करना पड़ता था, एक एप्लीकेशन देना पड़ता था। अब देखिए छठा जो है और जो हमें लगता है लास्ट है 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के प्रावधानों में, वह है कि प्रांतीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या में वृद्धि। मैंने इसका एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है कि प्रांतीय कार्यकारिणी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की जो संख्या बढ़ाई गई थी, मैंने बताया भी था, फिर एक बार पढ़ दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, जिसमें 16 बर्मा से थे, ठीक है, 41 पूर्वी बंगाल असम से थे, 52 सदस्य आपके मद्रास बम्बई संयुक्त प्रांत से थे, ठीक है, 47 सदस्य, ठीक है, बंगाल से 52 थे अकेले, और फिर आपका पंजाब से 25 सदस्य थे। ऐसे बहुत से ऐसे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिसमें क्या था, धीरे धीरे करके नंबर्स को इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो ये रहा जो इम्पोर्टेंस 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट पारित होने के जो कारण थे, और साथ ही साथ जो 1909 के जो मेजर प्रोविज़न थे, जो मुख्य प्रावधान थे, या मुख्य प्रावधान यही थे, या स्पेशली PCS के लिए और भी जो इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो
आप देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगला वीडियो हमारा होगा 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, थैंक यू।